शाह साहब, एक मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कुछ आलमी ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि खित्ते के अंदर पायदार अमन हो, क्योंकि इस खित्ते के अंदर पायदार अमन के नतीजे में जो चाइना के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, वो सीपैक का मंसूबा हो, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पर खुशहाली का एक नया बाब शुरू होता है। और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ गलत फहमियाँ ऐसी पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं कि खित्ते के अंदर ना पायदार अमन हो और ना ही चाइना का जो इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है बढ़ रहा है वो आगे बढ़ सके। तो क्या इस सूरत हाल को इसके साथ लिंक किया जा सकता है कि वाकई कोई ऐसे अटीरियर मोटिव थे इसके पीछे? मैं तो समझता हूँ कि जरूर होंगे, क्योंकि ये लगता है कि शायद कोई अमेरिकी असर या अमेरिकी लॉबी का असर कोई ईरान के अंदर कहीं घुस गया है कि वो चाहते थे कि ईरान को नुकसान पहुंचे, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचे और जो मशरक़ी वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल से तवज्जो अलहदा कर दी जाए। आप ये देखें कि हर जो मसला होता है या कोई जुर्म होता है, आप पूछते हैं कि हु बेनिफिट्स, किसको फायदा पहुंच रहा है। इस चीज का फायदा जो ईरान ने पाकिस्तान पर बिला जवाज हमला किया और जिसका पाकिस्तान ने फौरी जवाब भी दिया, उसका फायदा तो हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका को ही हुआ ना, जो वो दुश्मन है और वो चाहते हैं तकसीम होना। और आपने देखा कि भट्टी साहब के जो परसों डावोस में इराकी वजीर आजम मौजूद थे सुदानी, उसको बाइडन का, सदर बाइडन का कौमी सलामती का मशीर जैक सलिवन मिला और फौरन दावत दे दी व्हाइट हाउस की कि जनाब इराक के वजीर आजम साहब आप व्हाइट हाउस तशरीफ लाएं, तबकी भी दी। और देखें ना, इराक भी पाकिस्तान की तरह ईरान का हमसाया है, मुसलमान मुल्क है, उस पर भी हमला किया, उस पर भी नाराजगी हुई। उन्होंने तो कहा हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी जाएंगे और उसको इराक को फिर आपने अमेरिकी गोद में डाल दिया और अमेरिका ने फायदा उठाया, उनको बुला भी दिया। और कल आपने देखा बाइडन ने भी पाकिस्तान का 4 साल के बाद जिक्र खैर कर दी दिया कि पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है। तो सैयद साहब, याद नहीं आया 4 साल से। आपकी भी आलमी सियासत पर गहरी नजर है, जिस हमले को आपने हमाकत करार दिया और आप हैरान हैं, कहीं ईरान को ट्रैप तो नहीं किया गया जो बलूचिस्तान में चीनी मफादात हैं इस हवाले से उसको नुकसान पहुँचाया जाए? क्योंकि इसकी मंतक तो अभी किसी भी माहर को समझ नहीं आ रही, जो भी आलमी अमूर के माहर हैं। माशाल्लाह आपकी भी बड़ी नज़र है आलमी सियासत पर, कि कहीं ईरान ट्रैप हुआ इस मामले में। देखिए जी, मैं तो चूंकि मैंने कोशिश की मुशाहदा करने की, एनालाइज करने की, जैसे आप भी कर रहे हैं, कि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, दिस डिफाइज लॉजिक, इसका मंतक कोई अभी तक कोई आने ताने नहीं मिल रहे। आई कांट फिगर इट आउट कि क्या वजह क्या हुई कि ईरान को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा और उस पर ढिठाई पर खड़े भी रहे। शाम को वजीर दिफा का जो बयान आया था उसमें तो बल्कि रौनत की बू भी आ रही थी और उसने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी की खातिर ये करते रहेंगे इकदाम। भाई आपकी सिक्योरिटी तो हमारी सॉवरेनिटी को तो आपने तिया पाचा कर दिया। तो खैर नहीं, अब उसकी तलाफी भी होगी, लेकिन मुझे तो लगता है कोई इंजीनियर डाइवर्जन है फ्रॉम गजा या ओवरऑल जो सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इस खत्ते में पाकिस्तान ईरान का ताउन बढ़ रहा है, इस खत्ते में चीन का पाकिस्तान से साथ मिलके इवन अफगानिस्तान, वस्ती एशिया से ताउन बढ़ रहा है, इस खत्ते में अमेरिका निकल चुका है कम से कम अफगानिस्तान से और इस खत्ते से ज्यादातर। तो इस इकदाम से, इस हिमाकत से, इस गलती से, इस ज्यादती से, तो आपने उनको एक मौका दे दिया कि फिर वापस किसी तरह बैकडोर के जरिए आए। तो जाहिर है चाइना इसलिए खुश नहीं था और चाइना ने सबसे पहले आपको ऑफर किया दोनों ममालिक को कि हम सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है। और रूस का भी ये रवैया था, तुर्की का भी, और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया और कतर का भी। वो ये 4-5 ममालिक इतने अहम हैं जिनका असर है तेहरान और इस्लामाबाद में और जिनकी बात हम भी सुनते हैं संजीदा तरीके से और ईरान भी सुनता है। मुशाह साहब, एक वक्त था, ज़्यादा दूर की बात नहीं, चंद साल पहले तक पाकिस्तान लीडिंग फ्रंट पर था सऊदी अरब के हवाले से, बिलखसूस जो सालसी चल रही थी, पाकिस्तान भी उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने तेहरान का दौरा भी किया था और बड़ी पाकिस्तान की संजीदा काविशें थी। लेकिन थोड़े ही अरसे के अंदर इत्माद का लेवल इस हद तक गिर गया कि ईरान को ये एक अटैम्प्ट करना पड़ी। अगरचे कि अब दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आपस में रब्ता किया है, पाकिस्तान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दावत भी दी है कि पाकिस्तान आए, तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स तय करने होंगे दोनों ममालिक को कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी गलत फहमी या बदएतमादी पैदा ना हो और बिलखसूस जो दोनों ममालिक की दुश्मन ताकतें हैं उनको दोबारा किसी ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले? किस हद तक की इंपॉर्टेंट ये एक मौका है दोनों ममालिक को अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करने का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बुनियादी सवाल है आपका। मेरे ख्याल में एक तो हमें फौरी तौर पर
تہران اور اسلام آباد کے درمیان ایک ایمرجنسی ہاٹ لائن اسٹیبلش کرنی چاہیے. جیسے ہندوستان اور پاکستان میں ڈی جی ایم او ہیں دونوں افواج کے, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ان کی ہاٹ لائن ہے. خیر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاٹ لائن دونوں وزارت خارجہ کے درمیان ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسی ہاٹ لائن دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان بھی ہونی چاہیے. آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہماری, اور ان کی انٹیلیجنس کا نام ہے وزارت اطلاعات. ہم اطلاعات انفارمیشن کہتے ہیں تو وہ ان کی اطلاعات انٹیلیجنس ہے. تو وہ اس کے درمیان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کسی کو خدشہ ہوتا ہے کہ کسی کی سرزمین سے کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے یا پلان منصوبہ بن رہا ہے یا ہو رہی ہے, فوری طور پر اطلاع دیا جائے. لیکن ہوتا ہے نا فائر بریگیڈ کا رول کہ آگ بجھا دیں نسبت کہ آگ بھڑکے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے, 1 جنوری کو ایکسچینج ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, ہم بھی ان سے شیئر کرتے ہیں, یہ معاہدے کے تحت. تو ہم بھی لسٹ ایکسچینج کر لیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے کس حصے میں کون سی پاکستان دشمن دہشت گرد تنظیم ہے اور اس تنظیم کے کون سے ممبر ہیں, ان کا یہ نام ہے اور یہ کہاں مقیم ہے. تو وہ لسٹیں اگر ایران کو بھی یہ خدشہ پاکستان کے حوالے سے ہے, ہم دونوں کی لسٹ ایکسچینج کریں اور دونوں پھر باہمی رضامندی سے انٹیلیجنس ایکسچینج سے اپنے اپنی سرزمین پر اپنی مسلح افواج اور سیکیورٹی ایجنسی کارروائی کریں. اور تیسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو ایک سیاسی ڈائلاگ اور اقتصادی ڈائلاگ ضروری ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت درینہ تعلقات ہیں. اقبال لاہوری علامہ اقبال ایک مشترکہ ہمارا ورثہ ہے, اور اب پائپ لائن کی بات بھی ہو رہی ہے. سب سے سستا توانائی ہمیں ایران سے مل سکتی ہے. تو اس حوالے سے $2.5 ارب کی ٹریڈ ہے جو ابھی اس وقت وہ ڈبل ہو سکتی ہے